Hello everyone, this is Khushbu Anand and today I am going to discuss some MCQs with respect to DLO paper. DLO that is the District Litigation Officer Examination. ये जो है हमारा एक टेस्ट सीरीज़ का मॉक टेस्ट पेपर है, वही आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी. सो वन बाय वन हम क्वेश्चंस देखेंगे एंड उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, मेरे साथ आप भी खुद को आंसर्स देते जाइए, खुद के साथ ऑनेस्टी रखिए, तो ये हमारी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी. ठीक है, ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चंस की हम सीरीज बनाएंगे और हाफ हाफ करके फुल पेपर डिस्कस हम ये करेंगे. ओके, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड द सोर्सेज ऑफ लॉ इनटू फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज. ठीक है, इसका आंसर है डी. ठीक है, डी. अब ये कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जहाँ पर स्कॉलर्स के नाम पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ज्यूरिस्ट के नाम पूछे जा रहे हैं, ये होते हैं फैक्चुअल नेचर के, इनको यू हैव टू क्रैम. ठीक है, किसी तरीके से आप लिंक बना सकते हैं, किसी थ्योरी के साथ रिलेट कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन ये कुछ होते हैं जो ज्यूरिस्ट के नाम जहाँ पर होते हैं इनको आपने क्रैम ही करना होता है. तो इसका आंसर है डी. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज सैलमंड. 4 ऑप्शंस और इसका आंसर है सैलमंड. नाउ हम सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम over other sources of law was stressed by the jurists of the which school. ठीक है, तो यहाँ पर आप एक लिंक जोड़ सकते हैं कस्टम से. कस्टम क्या है? कस्टम मतलब कि हो गया कि पुराने समय से जो फॉलो हो रही है एक प्रैक्टिस ऐसी हो गई. तो कहाँ से लिंक जोड़ रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर बी से. ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल से. तो इस तरह से लिंक करके आप इसका आंसर बना सकते हैं. ठीक है, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो रही है और साथ साथ हमारी डिस्कशन भी हो रही है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 3 पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अकॉर्डिंग टू द ज्यूरिस्ट ऑफ एनालिटिकल स्कूल डैश. ऑप्शन नंबर ए सेज कस्टम बिकम्स लॉ आफ्टर इट्स रिकॉग्निशन बाय द सॉवरेन. ऑप्शन नंबर बी कस्टम नेवर बिकम्स लॉ. सी कहता है कस्टम इज अ लॉ फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ इट. डी कहता है कस्टम्स आर ओनली पॉजिटिव मोरालिटी इवन आफ्टर रिकॉग्निशन. तो क्या होगा आंसर इसमें? इसको आप एनालिटिकल स्कूल के साथ उसकी जो डेफिनेशन है लॉ की, एनालिटिकल स्कूल के प्रोपाउंडर्स जो हैं उनकी जो डेफिनेशन है लॉ की, उसके साथ रिलेट करके देखिए वो किसको प्रोपाउंड करते हैं. पॉजिटिव लॉ को प्रोपाउंड करते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक है, और पॉजिटिव लॉ क्या हो गया? लॉ रिकॉग्नाइज बाय द सॉवरेन, कमांड ऑफ द सॉवरेन. ठीक है, एंड बैक्ड बाय सैंक्शंस. उस डेफिनेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, कस्टम बिकम्स लॉ आफ्टर इट्स रिकॉग्निशन बाय द सॉवरेन. क्योंकि आप एनालिटिकल स्कूल को जब भी पढ़ेंगे उस पर आप ये चीज़ नोट करेंगे कि उन्होंने स्ट्रेस पॉजिटिविस्ट लॉ पे दिया, पॉजिटिविस्ट थ्योरी ऑफ लॉ पे दिया हुआ है. तो उसको ये कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए. तो इसका ऑप्शन क्या है? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का. नाउ आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 पे, अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस the judges only declare the law and they do not make any law. The supporters of this theory were. ठीक है, the supporters of this theory were, its answer is C. ठीक है, Coke and Blackstone. कोक एंड ब्लैकस्टोन इस थ्योरी के सपोर्टर्स थे. अब ये भी कुछ अगेन आगे फैक्चुअल नेचर के, ये प्योरली क्रैमिंग पे डिपेंड होते हैं, तो इनको आपने याद रखना है. एक इसके लिए बहुत अच्छी अप्रोच होती है बार बार प्रैक्टिस करना. लॉ में आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिस करें, इट इज़ नेसेसरी कि आप उसे रिपीट करें. ठीक है, तो रिपीट करेंगे कुछ क्वेश्चंस, खास करके इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस, ये दिमाग में ही बैठ जाते हैं. ठीक है, तो इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही आपको आ जाएगा. ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करें, दैट इज़ मैंडेटरी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन इज टू अप्लाई द लॉ. नंबर 2, legislation has both creative and abrogative powers. Number 3, custom is generally based on the will of the people. अब इन तीनों स्टेटमेंट्स में से हमने बताना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस. तो एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को देखते हैं. ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन इज टू अप्लाई द लॉ. ठीक है, लेजिस्लेशन का क्या है? तो लेजिस्लेशन कोई भी अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि स्पेसिफिकली जो भी सब्जेक्ट मैटर पे वो लॉ बना हुआ है, ठीक है, उसे अप्लाई किया जाए, प्रॉपरली बने, और उसके रिगार्डिंग सब्सटैंटिव प्रोविजंस प्लस प्रोसीजरल प्रोविजंस दोनों उसमें ऐड ऑन होते हैं. ठीक है, तो ये तो डन हो रही है, नंबर 1 तो डन हो गई. ठीक है,
नाउ सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं, लेजिस्लेशन हैज़ बोथ क्रिएटिव एंड एब्रोगेटिव पावर्स। देखिए लेजिस्लेशन जो है क्रिएटिव मतलब कि वो लॉ बना भी सकता है और किसी लॉ को ख़त्म भी कर सकता है। रिपील जो होते हैं, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हम बोलते हैं। तो कुछ लेजिस्लेशन कोई चीज़ बना सकती है, लेजिस्लेचर कुछ चीज़ बना सकती है, कोई लॉ को बना सकती है तो उसे ख़त्म भी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी डन हो गया, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो राइट, करेक्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पे। कस्टम इज जनरली बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली कस्टम क्या होता है, कई जगह की यूसेज प्रैक्टिसेस जो टाइम इमेमोरियल से वहाँ पर फॉलो हो रहा है, कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है, ये होता है कस्टम, ठीक है। तो वो क्या है, विल ऑफ द पीपल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जहाँ का वो कस्टम है, जिस जगह का, जिस रीजन का वो कस्टम है, उनकी विल के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ के लोगों के विल के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस ऑल्सो स्टैंड्स ट्रू। तो अब हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को रिलेट करते हैं एज पर द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 1, 2 and 3 आर करेक्ट, हमने देख लिया, यहाँ पर ही डन हो गया, तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। 1 and 2 आर करेक्ट, सेकेंड बोल रहा है, तो ये बाकी के 3 ऑप्शंस तो यहाँ पर सूट नहीं कर रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 1, 2 and 3 ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 6। The statement precedents are the past decisions which are used as guide in the molding of future decisions is attributed to, options है इसमें A. Dias, B. Gray, C. Keaton and D. None of the above. Its answer is D. None of the above. Again quite factual. तो इसे भी आप प्रैक्टिस कर करके, दोबारा रिपीट कर करके ही याद रखेंगे, उससे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्योरली फैक्चुअल होते हैं, उसमें डिस्कस करने लायक कुछ होता नहीं, बस ये है कि आपने पढ़ा होगा, फैक्चुअल नॉलेज है तो यू विल बी एबल टू आंसर, ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग ये कुछ क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? Which of the following pairs is correctly matched? Question number 7. Precedent legislature, precedent jurist, precedent judge and precedent agreement. ये क्या पूछना चाह रहा है कि precedent की source क्या है, ठीक है। precedent is a source of law, but precedent की source क्या है वो आप correct match करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं legislature तो वो legislations बनाता है, स्टैट्यूटरी लॉ बनाता है, वो हमें पता है। ज्यूरिस्ट का भी ये काम नहीं है, ठीक है। ज्यूरिस्ट का क्या है, कमेंट्री दे देंगे, किसी लॉ पे स्टडी कर लिया, रिसर्च कर लिया, कमेंट कर दिया। अग्रीमेंट भी सोर्स नहीं है प्रेसिडेंट का, ठीक है। प्रेसिडेंट होता क्या बेसिकली, जज मेड लॉ, ठीक है। जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इंडिया स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जो ये जजमेंट्स देते हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, वो बाइंडिंग होती है रेस्ट ऑफ द कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया दे आर बाइंडिंग। तो ये प्रेसिडेंट होता है, इसे बोलते हैं। जो इन जजमेंट्स के थ्रू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट लॉज बनाते हैं, इन्हें हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, और यही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया आपका सी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, एंड ऑप्शन नंबर ए एंटीसीडेंट रिमीडियल राइट, ऑप्शन नंबर बी rights in rem, rights in re aliena, proprietary contingent rights, and D positive and imperfect rights. इसका आंसर आ जाएगा B, rights in rem and rights किसके साथ मैच हो रहा है, rights in re aliena, ओके। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन नंबर 8 को ही पहले देखिए। इसमें अगर हम ऑप्शंस को देखें, यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है कि लैटिन टर्मिनोलॉजी कोई ऐसी भी कभी क्वेश्चन में आ जाती है जो कभी हमने पढ़ी ही नहीं होती, ठीक है, डिफरेंट होती है, बहुत लैटिन मैगजिम्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लैटिन मैगजिम्स के बारे में बुक में बात की गई हो या फिर आपने कहीं पे पढ़ा हो। तो कोई अगर नया लैटिन मैगजिम आ गया तो वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड एक होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप देखते हैं कि चलो अगर 1-2 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे या फिर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, कोई अलग सी टर्म लग रही है, तो बाकियों को रिलेट करके देखो,
ठीक है। अगर बाकी वाली जो मैच मेकिंग यहाँ पर हुई है अगर वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, वो इनकरेक्ट है, तो जो एक रिमेनिंग है, जो एक एलिमिनेट होगी, जो ऑड वन आउट है, वो शायद करेक्ट होगी। तो वही मेथड को अप्लाई करते हुए द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इज बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? An antecedent right is a remedial right. Then B, a perfect right does not prescribe any remedy. C, a positive right indicates a negative duty. D, proprietary rights are valuable rights. Question number 9, its answer is D. Proprietary rights are valuable rights. So proprietary rights क्या होते हैं? ठीक है, जो बताते हैं कि किसी प्रॉपर्टी में किसी तरह का इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है, को ओनरशिप भी हो सकती है, कोई शेयर हो सकता है, फुल ओनरशिप भी हो सकती है, या फिर कोई और टेम्पररी इंटरेस्ट भी हो सकता है आपका प्रॉपर्टी में, मतलब प्रॉपर्टी में कोई क्लेम है, तो ये क्या है? वैल्यूएबल राइट्स। द स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू, ठीक है, तो इसको आप टिक लगा देंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल पर्सन? ठीक है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ज्यूरिस्प्रूडेंस पर्सन्स दो तरह के होते हैं, ऐसे भी लॉ में भी कहीं भी आप देखोगे तो दो तरह के पर्सन्स रिकॉग्नाइज हैं, नेचुरल एंड ज्यूरिस्टिक पर्सन, जिसे हम लीगल पर्सन भी बोलते हैं, यानी कि कॉर्पोरेशंस एंड ऑल, उन्हें हम लीगल पर्सन्स की कैटेगरी में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमने वही कैटेगरी को अप्लाई करना है और देखना है कि इनमें से कौन लीगल पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऑप्शंस देखते हैं इसका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो यहाँ पर ये जो आ गई पहले, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं ए, सी एंड डी में देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज, ये लीगल पर्सन नहीं है। लीगल पर्सन हम किसे बोलते हैं? ज्यूरिस्टिक पर्सन हम किसे बोलते हैं? जैसे कि कॉरपोरेशंस, इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, ठीक है, कोई रजिस्टर्ड बॉडी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है और कोई इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, ठीक है, उसे हम ज्यूरिस्टिक पर्सन की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो जब हम उस डेफिनेशन को, इस मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्टिक पर्सन को अप्लाई करें तो आंसर इसका आता है बी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन इज अ लीगल पर्सन आउट ऑफ दीज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मनी बिल। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। B, has to be certified by the president. C, can be amended by the council of states. D, both A and B। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से है, इसका आंसर क्या होगा? 11 का आंसर है A, ठीक है, इसका आंसर है A। देखो, मनी बिल को जब भी आप पढ़ते हैं आर्टिकल 110 के अंडर, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल कि यहाँ पर लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है। कैसे? क्योंकि लोकसभा में ही ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, और यहाँ पर प्रेसिडेंट की असेंट लेना भी कंपलसरी नहीं है। ये लोकसभा ने एक बार पास कर दिया मनी बिल तो इट स्टैंड्स पास्ड, वो एक्ट बन ही जाता, ना इसमें राज्यसभा की इतनी से है ना ही प्रेसिडेंट की से है। ओके, तो जब हम इसको आर्टिकल 110 के प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं तो हमें समझ आता है इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, जो सही बात कह रहा है कि एक मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, क्वाइट सिंपल। आगे चलते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12, amendments cannot be put up in either house to A is annual financial statement, then appropriation bill, demand for grants, and D is any of the above। तो 12 का आंसर क्या है? 12 का आंसर क्या है? अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? अमेंडमेंट कैन नॉट बी पुट अप इन ईदर हाउस टू विच काइंड ऑफ बिल आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखेंगे ये जो बिल्स हैं या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्पेसिफिकली लोकसभा की पावर आती है, और ख़ास करके आप अगर आर्टिकल नंबर 110 को ही पढ़ेंगे तो उसमें देयर आर सम सब्जेक्ट्स जिसके रिगार्डिंग मनी बिल पास होता है। तो जब आप उनके रिगार्डिंग A to G क्लॉजेज होंगे, टोटल A to G क्लॉजेज होंगे, सबको आप पढ़ोगे तो उसमें एक्सक्लूसिव लिस्ट मेंशन की गई है जिसके रिगार्डिंग एक्सक्लूसिव पावर होती है लोकसभा की, और उनमें मनी बिल पास होता है। तो वही लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस में अमेंडमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर है बी, अप्रोप्रिएशन बिल।
नाउ नेक्स्ट इज 13. प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड. ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस वाला एक चैप्टर आ जाता है, वहाँ से क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का. प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड A. freedom from arrest in all cases. B. freedom of attendance as witness if parliament is in session. C. total freedom of speech. Then D is all of the above. 13 का आंसर है B. freedom of attendance as witness if parliament is in session. देखो अब बाकी सबको देखो, पहले ए ऑप्शन को देखो, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन ऑल केसेस. ऑल केसेस नहीं होता, ठीक है, ऑल केसेस नहीं होता, सिविल केसेस की बात करते हैं. क्रिमिनल लायबिलिटी से अब्सॉल्व नहीं होते यहाँ पर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, नाउ अब सी को आप देखें, टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, हाउस में लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस हैं, लेकिन टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. ठीक है, आर्टिकल 19(2) जो है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, वो यूजुअली इन हाउस मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. एक रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो जजेस हैं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उनके कंडक्ट को ये डिस्कस नहीं कर सकते. तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लग गई. जब एक रिस्ट्रिक्शन भी लग गई तो मतलब देयर इज नो टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया. ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तो नेचुरली कैंसिल हो ही गया. कौन सा ऑप्शन बच गया आपके पास, फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एज विटनेस इन पार्लियामेंट इज इन सेशन. ठीक है, इफ पार्लियामेंट इज इन सेशन, तो आप बी ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि बाकी के सारे क्या हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. पार्लियामेंट डज नॉट हैव पावर टू रिमूव Comptroller and Auditor General, Supreme Court judges, Chairman of UPSC और High Court judges. Question number 14. Its answer is C. Parliament के पास पावर नहीं है C को रिमूव करने की. C कौन है, चेयरमैन ऑफ UPSC. इसको रिमूव करने की पावर नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे आप, उसमें ही आपको मिल जाएगा. क्योंकि देखो, जो CAG होता है, इसकी भी इम्पीचमेंट हो सकती है. कौन करता है इम्पीचमेंट, पार्लियामेंट. ठीक है, जो भी ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर वाले जो ग्राउंड्स हैं, उसके तहत CAG भी रिमूव हो सकता है, इम्पीचमेंट हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट जजेस की भी इम्पीचमेंट हो सकती है, पार्लियामेंट करता है. हाई कोर्ट जजेस की भी इम्पीचमेंट हो सकती है, पार्लियामेंट करता है. लेकिन चेयरमैन ऑफ UPSC के रिगार्डिंग ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है. ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है इसका ऑफिस. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 14 का आंसर C. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. डैश is not a financial committee of the parliament. Dash is not a financial committee of the parliament. अब ये तो लर्न करना पड़ेगा, ये तो लर्न करना पड़ेगा. जो कमिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट वाला जो सेक्शन है, जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आप पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे इनके फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं. तो इसका आंसर बनता है 15 का आंसर बनता है D, रूल्स कमेटी. तो रूल्स कमेटी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी है ये, लेकिन फाइनेंशियल कमेटी नहीं है. ठीक है, फाइनेंशियल कमिटीज कौन कौन सी हैं, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कुछ फाइनेंशियल मैटर से डील करती हैं विद इन द पार्लियामेंट. ओके, तो रूल्स कमेटी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी, ऑड वन आउट है. नाउ नेक्स्ट इज 16. मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ऑल आर नॉमिनेटेड, इलेक्टेड बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. देन डी, इलेक्टेड बाय members of state legislative assemblies and legislative councils. 16 का आंसर क्या है, C, elected both directly and indirectly. तो होते क्या है, ये राज्यसभा होता क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इसे. तो ये स्टेट के डिफरेंट स्टेट्स के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी यहाँ पर मेंबर्स होते हैं. टोटल आप लगा लो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 250 है. तो जिसमें से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स. जिन्होंने अच्छा काम किया आर्ट लिटरेचर वगैरह वाली फील्ड में, स्पेशलाइज्ड फील्ड में, तो उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है डायरेक्टली ही. ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी हो रही है, डायरेक्टली मेंबर ऑफ राज्यसभा भी बन रहे हैं, और इनडायरेक्ट तो हो गया कि स्टेट्स की तरफ से, स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से जो उनका रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, तो वो हो गया इलेक्शन से. तो दोनों तरीके हैं यहाँ पे, डायरेक्टली भी आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, और इनडायरेक्टली भी एंट्री ले रहे हैं. नाउ 17th पे आ जाइए.
17th question. A dissolution does not affect a bill that originated in the Rajya Sabha and is with Lok Sabha. The President calls upon it to do so. B. Rajya Sabha passes a resolution by simple majority that it is necessary in national interest. Speaker certifies the need. And D. There is a national emergency. ठीक है, तो 17 का आंसर है यहाँ पर. देखिए सारे ऑप्शंस को स्टडी कीजिए, अपने आप को आंसर दो. क्या आंसर आएगा यहाँ पे? बताओ. देखो अपने आप को आंसर दो यहाँ पे. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. मैं इसका आंसर बता रही हूँ. 17 का आंसर बी है. अ डिसोल्यूशन डज नॉट टेक इफेक्ट if Rajya Sabha passes a resolution by simple majority that it is necessary in national interest. तो इस सिचुएशन में डिसोल्यूशन यहाँ पर टेक प्लेस नहीं होगा. डिसोल्यूशन किसका? हाउस का. कौन से हाउस का? लोकसभा का. ये यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं, इन्होंने क्वेश्चन में हाउस को मेंशन नहीं किया है. कौन से हाउस की बात करें? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर डिसॉल्वेबल हाउस है कौन सा? लोकसभा. राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिकली अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पर मान के चलना कि यहाँ पे लोकसभा की डिसोल्यूशन की ही बात हो रही है. ओके, तो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट इज 18th. Parliament can legislate on a subject in the state list if the President calls upon it to do so. B. Rajya Sabha passes a resolution by simple majority that it is necessary in national interest. C. Speaker certifies it. D. There is a national emergency. तो 18 का आंसर क्या है? Quite simple. There is a national emergency. ठीक है, बाकी और भी कुछ सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस में सेंटर जो है स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकती है. यूनिटरी टेंडेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शो होती है, वो भी सेपरेट प्रोविजन है. बट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन द आंसर इज नेशनल इमरजेंसी. क्योंकि क्या हो जाता है? पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है स्टेट्स की पावर. ठीक है, वो उनकी स्टेट्स की लॉ मेकिंग पावर कुछ देर के लिए, जब तक नेशनल इमरजेंसी इन फोर्स है तब तक वो खत्म हो जाती है. Then next is question number 19. A no confidence motion is expressed against an individual minister or council of ministers. No grounds are needed. 100 members have to support it. Always against the prime minister. तो 19 का क्या आंसर है? 19 का क्या आंसर है? A no confidence motion. देखो ध्यान से पढ़ो एक एक ऑप्शन को, एक एक ऑप्शन से रिलेट करो. अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एक्सप्रेस्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देन ये तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये पूरा होता कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. तो अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रॉब्लम आ रही है, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खत्म हो जाएगी, सबको रिजाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो इंडिविजुअल वाला मैटर तो निकल गया यहाँ से. A no confidence motion, no grounds are needed, 100 members have to support it, always against the prime minister. तो देखिए इसमें ऑप्शन बनता है बी. ऑलवेज अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर सेट नहीं बैठ रहा. ठीक है, यहाँ पर सेट नहीं बैठ रहा. कैसे नहीं बैठ रहा? क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी मिनिस्टर के अगेंस्ट ये मोशन निकल सकता है, जिससे क्या होगा? पूरी मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर होता है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अल्टीमेटली हो जाता है मोशन. जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है अल्टीमेटली अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम किसी भी एक स्पेसिफिक मिनिस्टर से हो सकती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 20. डैश एंश्योर्स दैट नो अनऑथोराइज्ड मनी इज स्पेंट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो कौन कौन से ये ऐसे ऑफिसेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जो ये इंश्योर करता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट जो है, ऑफ इंडिया नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट से क्या कितने पैसे निकलेंगे, क्या निकलेंगे, अनऑथोराइज्ड मनी निकल सकती है या नहीं निकल सकती है. तो चेक कौन रखता है बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट के एक्सपेंडिचर के ऊपर? तो फर्स्ट ऑप्शन इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. सेकेंड इज Comptroller and Auditor General of India. C is
सी ऑप्शन आपका क्या जाता है, फाइनेंस कमीशन. डी इज नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है बी. बी कैसे, CAG, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. अगर आप इसके ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे, CAG के ऑफिस के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दिस पर्सन, दिस ऑफिसर एक्ट्स एज अ ट्रेजरर ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर. ये पूरे हिसाब रखते हैं कि सेंटर ने कितना खर्चा कर दिया, स्टेट ने कितना खर्चा कर दिया, ठीक है, स्टेट ने कितना ग्रांट ली है. तो जितना भी हिसाब किताब होता है अकाउंट्स का, वो यही करते हैं, स्टेट्स का भी और सेंटर का भी. तो यहाँ पर भी अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की बात हो रही है, वहाँ से कोई अनऑथोराइज्ड खर्चा ना हो जाए, इसकी ऊपर देख रेख या चेक किसका होता है, CAG का ही होता है. तो ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. ईजमेंट इज अ राइट इन रेम in personam, neither A nor B, in rem in general but in personam in exceptional cases. तो 21 का आंसर क्या है? It is a right in rem. देखो हमें पहले पता होना चाहिए कि ईजमेंट है क्या, ठीक है. ईजमेंट है क्या? ईजमेंट वो राइट होता है जो हम किसी और की प्रॉपर्टी पे एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी का बेटर यूज़ कर सकें, एफिशिएंट यूज़ कर सकें. ओके, तो ये आ गया, ईजमेंट इज अ राइट इन रेम. एंड दिस राइट इन रेम का मतलब क्या है, एक्सक्यूज मी, राइट इन रेम का मतलब क्या है, राइट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड, ठीक है. तो ईजमेंट जो है वो किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं, ये वो आपको सबके अगेंस्ट अवेलेबल होगा, ठीक है, सबके अगेंस्ट अवेलेबल होगा, वो आप सबके अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकते हो. राइट इन पर्सोनम कौन से होते हैं, जो स्ट्रिक्टली प्राइवेट राइट्स होते हैं, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं. लेकिन ईजमेंट ऐसा नहीं है, ये राइट इन रेम है, अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड आप किसी प्रॉपर्टी पे एक्सरसाइज कर सकते हो ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी का एफिशिएंट यूज कर सको. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. डैमेजेस अवॉर्डेड फॉर टॉर्शियस लायबिलिटीज आर. डैमेजेस अवॉर्डेड फॉर टॉर्शियस लायबिलिटी, इसमें आप ऑप्शंस देखिए, लिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड, पीनल, नन ऑफ दोज. ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 क्वाइट बेसिक है, ठीक है. अनलिक्विडेटेड, अब इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये डैमेजेस जो टाइप्स हैं, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड टाइप्स, ये है क्या. लिक्विडेटेड होता है जो पहले ही हमने लिक्विडेट करके रखा है, यानी कि कैलकुलेट करके रखा है कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या टॉट वगैरह होता है, कुछ भी गलत हो जाता है कल को, तो तब हम इतना ही पैसा डिसाइड करते हैं जो हमें कॉम्पनसेशन में मिलेगा एज डैमेजेस, ठीक है. हमारे नुकसान की भरपाई करने के लिए इतने ही डैमेजेस हैं जो हमें मिलेंगे, दैट आर लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो प्री कैलकुलेटेड है. तो ऑन द कॉन्ट्ररी उसका अपोजिट क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जिन्हें कैलकुलेट नहीं किया गया है, जो जब सिचुएशन अराइज होगी हम उसके हिसाब से देखते हैं और तब हिसाब लगाते हैं, ठीक है. टॉट कमिट हो गया, किसी को आपने डिफेम कर दिया, ठीक है. आजकल आप देखते हैं डिफेमेशन, जब किसी बड़ी हस्ती की डिफेमेशन हो रही, केस जाता है, कितने 50 लाख का डिफेमेशन केस, 100 करोड़ का भी लगा था, रिपब्लिक टीवी पे लगा था 100 करोड़ का डिफेमेशन केस, ठीक है. तो ऐसे वो क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, कोर्ट हिसाब लगाता है कि क्या ये एक्सेसिव तो नहीं है, ठीक है ना, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है. तो टॉट्स में जब भी टॉट कमिट हुआ है तो उसमें क्या होगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ही होते हैं जो विक्टिम को मिलेंगे, जिसका राइट ब्रीच हुआ है उसे मिलेंगे. नाउ आगे आ जाता है जी आपका 23rd क्वेश्चन. डिफेमेशन बाय स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर्स इज नोन एज इनुएंडो, स्लैंडर, लाइबल, नन ऑफ दीज. तो इट्स आंसर इज 23 का आंसर है बी, ठीक है. 23 का आंसर है बी, स्लैंडर. हमें पता है डिफेमेशन होती है दो तरीकों से, ठीक है. मेन दो तरीके क्या हैं, स्लैंडर और लाइबल. स्लैंडर हो गया यही, ये तो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, बाय स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर्स. लाइबल हो गया डिफेमेशन बट इन परमानेंट फॉर्म, जैसे कि मूवीज, ठीक है, पेंटिंग जो परमानेंट फॉर्म में है, राइटिंग, कोई स्पीच जो रिकॉर्डेड है, तो वो सब परमानेंट फॉर्म में आ जाएगा, उसे हम लाइबल बोलते हैं. इनोवेंडो ऑन द अदर हैंड हो गया कि जैसे सार्कास्टिक वे में किसी को डिफेम करना, जिस स्टेटमेंट का ऑन द फेस ऑफ इट आप स्टेटमेंट को देखते हो तो स्टेटमेंट बड़ी सिंपल लगती है, क्लियर लगती है, कोई डिफेमेटरी नहीं लगती, लेकिन उसमें हिडन मीनिंग छुपा होता है, तो हिडन वे में डिफेम कर रही है, ठीक है. जैसे आप किसी को टॉन्ट मारते हैं, ठीक है, टॉन्ट मारना, उसे क्या बोलेंगे, इनुएंडो, ठीक है. तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ डिफेमेशन, बट मेन टाइप से ही है स्लैंडर एंड लाइबल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. द प्रिंसिपल facts speak for themselves is expressed by the maxim. Very important, very
कॉमन मैक्सिम। ये तो पता होना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप सबसे कि आपको पता होगा, बहुत बेसिक है। फर्स्ट सेमेस्टर में, एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर से आप पढ़ते आ रहे हैं और बार बार डिफरेंट लॉज में रिकॉग्नाइज हो रहा है, एविडेंस एक्ट में भी ये रिकॉग्नाइज हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, ये कहाँ पे है रिकॉग्नाइज्ड, कौन से मैक्सिम में? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, रेस इप्सा लॉक्विटर। रेस इप्सा लॉक्विटर, इसका मीनिंग ही ये होता है थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। तो टॉट्स में भी ये रिकॉग्नाइज्ड है, उसके बाद एविडेंस एक्ट में भी ये रिकॉग्नाइज्ड है। ये क्या है, कौन सा मैक्सिम है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मैक्सिम है ये, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। द लायबिलिटी ऑफ अ मास्टर फॉर एक्ट्स ऑफ अ सर्वेंट इन लॉ ऑफ टॉट्स इज कॉल्ड, वेरी बेसिक अगेन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। मास्टर के एक्ट के लिए जब कोई सर्वेंट लायबल होता है इन द लॉ ऑफ टॉट्स, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आई होप ये आपको पता ही होगा, वेरी बेसिक, बार बार हमने पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर से अगेन ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इट्स आंसर इज सी, वाइकेरियस लायबिलिटी, ठीक है। जो किसी और के एक्ट के लिए उसका एम्प्लॉयर जहां पर लायबल होता है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वाइकेरियस लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। Then next is question number 26. The case of Rallens versus Fletcher has laid down the principle of what? कौन सा प्रिंसिपल लेड डाउन किया? बड़ा लैंडमार्क केस है ये। तो ऑप्शन है इसमें डिफेमेशन, कॉन्स्पिरेसी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफ लैंड ओनर और नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर, अपने आप को आंसर दीजिए। बहुत लैंडमार्क केस है, ये तो पता ही होगा आप सबको। तो 26 का आंसर है सी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफ लैंड ओनर, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल लेड डाउन किया गया था इन रैलेंस वर्सेस फ्लेचर, लैंडमार्क केस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, देखो केसेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं। अब पुराने केसेस तो चलो ये लैंडमार्क केसेस हैं, बुक में भी आपको मिल जाएंगे। बाकी के जो लेटेस्ट केसेस हैं कितने आप याद करोगे? इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी केस एंड रिमेंबर इट। तो इसमें क्या है, क्या फ़ायदेमंद रहता है? जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा, ठीक है। तो दिमाग से अगर आपके ये क्वेश्चन बार बार निकल रहे हैं तो दिमाग की मेमोरी हो जाती है, ब्रेन की हमारी मेमोरी हो जाती है, उसको पता चल जाता है अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन रिलेट बैक कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस को। तो आ जाते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 27 पे। दिस यू विल हैव टू रिमेंबर, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज अ केस विच रिलेट्स टू ऑप्शन नंबर बी, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट से ये डील करता है, ओके। वाइकेरियस लायबिलिटी से ये डील करता है। तो ये कुछ हैं आप चीज़ें जो याद रखनी पड़ती हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा खुद ही, एफर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज हेल्ड टू बी नॉट एप्लीकेबल इन एन एक्शन फॉर टॉट इन। कौन सा केस है? ये तो बहुत फेमस केस है, इस केस पे तो मीम्स भी बहुत बनते हैं, ये तो पता होना चाहिए। पहला केस हम यही पढ़ते हैं टॉट्स में। तो इट्स आंसर इज बी, डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन। वो जिंजर बियर वाला, उसमें स्नेल निकला था, वो वाला केस है ना, ठीक है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉट्स में अप्लाई नहीं होता, लॉ ऑफ टॉट्स में अप्लाई नहीं होता। ये किस में डिसाइड किया गया था? डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन में डिसाइड किया गया था, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th। द टॉट ऑफ डिसीट ओज इट्स ओरिजिन टू। देखिए केसेस के नाम, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले वर्सेस फ्री मैन, ठीक है। पहले वर्सेस फ्री मैन, द टॉट ऑफ डिसीट ओज इट्स ओरिजिन टू दिस केस, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कुछ केस हैं, क्रैम करने पड़ेंगे, ठीक है। बार बार पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो ये समझ आ जाएगा, खुद ही दिमाग में बैठ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। द टॉट ऑफ इंड्यूसमेंट, a breach of contract finds its origin in। क्वेश्चन नंबर 30 बात करता है टॉट ऑफ इंड्यूसमेंट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट finds its origin in। इसका ऑप्शन है केस नंबर ए, लमले वर्सेस गाय, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, 30 का आंसर है ए,
tort of inducement and breach of contract. Finds its origin in the case of Lumley versus Guy. Now next is question number 31. Imprisonment for non-payment of fine shall terminate. ठीक है, imprisonment for non-payment of fine shall terminate. IPC को कर लो अप्लाई, ऑप्शंस को देखो, सभी ऑप्शंस को स्टडी करो, देखो कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे. ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर बनेगा सी. ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो आईपीसी का प्रोविजन है उसमें आप देखेंगे, उसमें बात की गई है, डायरेक्टली यही प्रोविजन है. इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ये टर्मिनेट कब होगा, एक्सपायर कब होगा. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजन है, दोनों फॉल करेंगे. इसमें ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है. जब पेमेंट ऑफ फाइन हो जाए तब भी टर्मिनेट कर जाएगा नेचुरली. ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट, जब आपने इम्प्रिजनमेंट ही काट ली है तो फिर उसके बाद फाइन तो ड्यू रहा ही नहीं, क्योंकि उसकी जगह इम्प्रिजनमेंट ही काट ली है. तो दोनों केसेस में फाइन जो है, इम्प्रिजनमेंट भी जब कंप्लीट हो जाती है और जब फाइन की पेमेंट हो जाती है, दोनों केसेस में इम्प्रिजनमेंट स्टैंड्स टर्मिनेटेड. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट आ जाइए 32. इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, इफ अ पार्ट ऑफ द फाइन इज पेड, सच सेंटेंस, देखिए फिर से सिमिलर प्रोविजंस हैं, अप्लाई करो. 32 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, रिलेट करो हर एक ऑप्शन को. In case of imprisonment for non-payment of fine, if a part of the fine is paid, such sentence shall be reduced proportionately, shall not be reduced in direct proportion to the fine paid, shall be reduced to the subject to the discretion of the court as to the quantum of reduction, or all of the above. क्या आएगा इसमें? देखो यहाँ पर तो सीधा, अगर ये आपने ना भी पढ़ा होता ना तो इधर कॉमन सेंस ही अप्लाई हो रही है. ठीक है, कॉमन सेंस क्या कह रही है, जितना फाइन पे कर दिया, ठीक है, जितना रिमेनिंग है जो पे नहीं किया, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सेंटेंस को अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लोगे, प्रोपोर्शनेटली आप एडजस्ट कर लोगे. लॉ में आप कहीं भी पढ़ते हो तो प्रोपोर्शनल शेयरिंग होती है हर एक चीज़ में, प्रॉपर्टी से लेके सेंटेंस तक. तो अगर आप कॉमन सेंस को ही अप्लाई कर लो तो आंसर इसका यहाँ से निकल जाएगा. इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए. 32 का आंसर है ए. तो ये प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, चलते हैं आगे. 33. Punishment of offense made up of several offenses in. 33 क्या है? Punishment of offense made up of several offenses in. Offender shall be punished with a more severe punishment. B. Offender shall be punished with any one of such offenses. C. Offender shall be punished with all the offenses one by one. D. None of the above. क्या है इसका आंसर? इसके रिगार्डिंग भी प्रोविजन है आईपीसी में. इसका आंसर है बी. ठीक है, तो एनी ऑफ दी सच ऑफेंसेस. यूजुअली हमारा अगर आप लॉ देखेंगे, क्रिमिनल लॉ, ये लीनियंसी पे बिलीव करता है, ये इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं. अगर देखो आपके पास ऑप्शन है, हमारा क्रिमिनल लॉ के अगर हम प्रिंसिपल अप्लाई करें और इसमें अगर ऑप्शन दिखता है कि स्ट्रिक्ट की तरफ जाना है, ये लीनियंट की तरफ जाना है पनिशमेंट में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लीनियंट अप्रोच ही अपनाएंगे, उसी को हम अडॉप्ट करेंगे. तो वही सेम प्रिंसिपल अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 33 में, तो इसका आंसर बनता है बी. ठीक है, एनी ऑफ सच ऑफेंसेस. और उसमें हम क्या देखेंगे कि लीनियंट कौन सा जा रहा है, तो जो लीनियंट वाला होगा उसको हम चूज करेंगे. ठीक है, ऑप्शन 1 में क्या बोला हुआ है, विद अ मोर सिवियर पनिशमेंट, ये तो करना नहीं है, ये गलत है. ठीक है, फिर सी वाला भी सूट नहीं कर रहा, नन ऑफ दीज भी नहीं है, लेकिन हम देखें ये भी चीज़ आ जाती है कि एनी ऑफ सच ऑफेंसेस, चॉइस भी है हमारे पास, तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है. और एनी ऑफ सच ऑफेंसेस में से भी हम फर्दर क्या देखते हैं कि ज़्यादा लीनियंट कौन सा जा रहा है, तो लीनियंट वाले को चूज करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 34. इफ एन एक्यूज्ड टेक्स द प्ली ऑफ हिज केस बीइंग कवर्ड अंडर एनी ऑफ द जनरल. If an accused takes the plea of his case being covered under any of the general exceptions provided under Chapter 4 IPC, the burden of proof in that case lies entirely on the prosecution, entirely on the accused, and he has to discharge that burden beyond all reasonable doubt. D.
on the accused and he has to discharge the burden on a preponderance of probabilities. क्या आंसर होगा इसका? 34th का आंसर क्या होगा बताइए? 34th का आंसर इसमें आ जाएगा, एक एक करके सबको देखो। इसमें ऐसा हो रहा है कि दो ऑप्शन सूटेबल लग रहे हैं, तो इसमें हमें चूज करना पड़ेगा कि बेटर ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, दो ऑप्शंस दोनों के दोनों सूटेबल लग रहे हैं। तो बात यहाँ पर क्या हो रही है, जब जनरल एक्सेप्शंस में किसी का केस फॉल कर रहा है, एक्यूज को लग रहा है मेरा केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, ठीक है, तो उसने प्रूव करना है या बर्डन ऑफ प्रूफ उस एक्सेप्शंस की एग्जिस्टेंस का किसके ऊपर लाई कर रहा है। देखो, एंटायरली ऑन प्रोसिक्यूशन, नो, ये तो गलत है, सीधा प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाई नहीं करता। दूसरा क्या ऑप्शन है, एंटायरली ऑन द एक्यूज्ड, ठीक है, एंटायरली ऑन द एक्यूज, ये कहीं ना कहीं सही जा रहा है क्योंकि पता है ये बर्डन ऑफ प्रूफ तो एक्यूज के ऊपर लाई कर रहा है। लेकिन अब सिमिलर सा थोड़ा सी ऑप्शन भी आ रहा है, तो देखते हैं इसको। ऑन द एक्यूज एंड ही हैज टू डिस्चार्ज दैट बर्डन बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, लुक्स बेटर है ना। फिर उसके बाद देखो लास्ट वाला, ऑन द एक्यूज्ड एंड ही हैज टू डिस्चार्ज द बर्डन ऑन अ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। देखो जो प्रिंसिपल है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का, वो सिविल लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये वाला तो निकल गया, ये सिविल लॉ वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, आईपीसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए बी ऑप्शन भी सही, सी ऑप्शन भी सही, लेकिन जब ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो यू हैव टू चूज एग्जाम में कि बेटर कौन सा है, ज़्यादा डिटेल्ड कौन से, वो कौन से, सी। ठीक है, तो हमें पता है क्रिमिनल लॉ में जो भी प्रूफ होता है वो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट होना चाहिए। ठीक है, जिसका भी हो वो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन ने भी, डिफेंस ने भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, सी ऑप्शन बेटर है, उसे आप टिक कर देंगे 34th में। देन 35, द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग अंडर द आईपीसी रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ। 35 का क्या, ये यहाँ पर आपसे किडनैपिंग के ऑफेंस की एसेंशियल पूछ रहे हैं। प्रूफ किस किस का होना चाहिए यहाँ पे, क्या ऑप्शंस हैं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, फोर्स, फ्रॉड। किडनैपिंग ऑफेंस, जो ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग है उसका, उसमें किस चीज़ का प्रूफ चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन का, फोर्स का, फ्रॉड का, किसका। ठीक है, तो जब किडनैपिंग ऑफेंस बन जाता है, ठीक है, किडनैपिंग जब एक ऑफेंस बन जाता है तो उसको प्रूव करने के लिए हमें इन सबको देखना पड़ता है, ऑल ऑफ द अबव। जब किडनैपिंग को ऑफेंस बनाना है तो उसमें हमने अबडक्शन के एसेंशियल्स को साथ मिला के देखना होता है। ठीक है, अबडक्शन को हम साथ मिला के देखते हैं क्योंकि किडनैपिंग सब्सटेंटिव प्रोविजन है। ठीक है, तो इसको जब आपने डेफिनेशन को इसकी अप्लाई करना है तो अबडक्शन की डेफिनेशन को साथ में मिलाना है। जब आप अबडक्शन को देखते हो तो वहाँ पे तो मेन एसेंशियल ही यही है, डिसीटफुल मीन्स। ठीक है, डिसीटफुल मीन्स, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सारे डिसीटफुल मीन्स यहाँ पर आ रहे हैं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी है, फोर्स, फ्रॉड, सबके सब इंक्लूड होंगे। आंसर बनेगा इसका ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, सेक्सुअल हरासमेंट comes under which section of IPC? Sexual harassment comes under which section of IPC? 36 का आंसर है यहाँ पे A। ठीक है, A। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो 354 वाले जो सेक्शंस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हरासमेंट वगैरह और बाकी की जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, रेप वगैरह, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, एवरीथिंग, सबके सब इंक्लूडेड है। लेकिन 509 सेक्शन इनसे ना थोड़ी सी अलग है, आगे आ जाती है, बट इट डील्स विद सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, 509 यहाँ पर आप टिक लगा देंगे, डायरेक्ट सेक्शन है, इसको आप चूज करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 37, द ऑफेंस ऑफ चीटिंग अंडर द आईपीसी, द ऑफेंस ऑफ चीटिंग अंडर द आईपीसी रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ A, entrustment, B, deceit, C, actual loss, D, none of these। ठीक है, देखिए क्या ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, एसेंशियल अप्लाई कीजिए 37 का, द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है एंट्रस्टमेंट तो नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर बेसिकली हमें सिर्फ चाहिए डिसीट। ठीक है, चीटिंग में मेन एसेंशियल ही धोखे का, धोखाधड़ी, डिसीटफुल मीन्स, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 37 का B। नाउ नेक्स्ट 38, क्वेश्चन नंबर 38, अंडर द आईपीसी थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट ओनरशिप, पोजेशन, एंट्रस्टमेंट और
नन ऑफ दीज। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 38 का? जब आप थेफ्ट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो क्या वहाँ पर लिखा हुआ उसका एक एसेंशियल क्या है कि टेकिंग अवे ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन। ठीक है, ओनरशिप से मतलब नहीं है, यहाँ पर पोजेशन से मतलब है। ठीक है, तो ये जो थेफ्ट है इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन आ जाएगा, ओनरशिप से यहाँ पे मतलब नहीं है। थेफ्ट की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें सामने पता चल जाएगा कि सिर्फ पोजेशन को एसेंशियल माना गया, एंट्रस्टमेंट ओनरशिप की बात नहीं की गई है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में है और कोई पर्सन आपसे बिना कंसेंट लिए वो प्रॉपर्टी आपसे ले जाता है, गलत इंटेंशन से ले जाता है, तो उसने थेफ्ट का ऑफेंस कंप्लीट कर दिया। 38 हो गया ये। नाउ 39, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप अंडर सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी कैन बी। देखिए ऑप्शंस 39, ऑप्शंस देखिए। लॉफुल गार्डियनशिप अंडर सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी कैन बी ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, of a person under 18 years of age if female, of a person under 16 years of age if male, D all of these। 39 का क्या आंसर बन रहा है यहाँ पे? सामने पता चल रहा है D। ठीक है, तो ये सेक्शन में सीधा सीधा इसका आंसर लिखा हुआ है D। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। The sale of obscene objects to young persons below dash is an offense under IPC। तो एज क्या है यहाँ पे? 40 जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है कि ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स की सेल के ऊपर जो बार लगा हुआ है वो कौन सी उम्र तक के बच्चों को नहीं बेचना है। तो क्या आंसर है इसका? क्या आंसर आएगा इसका? 20 ईयर्स। आगे आ जाते हैं अब 41 पे। टेंडर की बात कर रहा है। अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये टेंडर इज एन ऑफर, अ काउंटर ऑफर, एन इन्विटेशन टू प्रॉमिस। ठीक है, पहले दो ऑप्शंस यहाँ पर सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शंस फ्रेमिंग में गलती है यहाँ पे, तो इनको तो आप इग्नोर ही करेंगे क्योंकि ये आंसर में फॉल ही नहीं कर रहा है। ठीक है, टेंडर क्या होता है? टेंडर होता है इन्विटेशन। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर वाला जो जब आप कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज पढ़ेंगे, ये क्या होता है? टेंडर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन, एक एडवर्टीजमेंट डाल दी कि इनवाइट कर रहे हैं आपको, जनरल पब्लिक को। अगर जनरल टेंडर है, फॉर एग्जांपल पब्लिक टेंडर है, तो जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आइए और अपना कॉन्ट्रैक्ट बताइए कि आप क्या कॉन्ट्रैक्ट, क्या ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से ऑफर प्रपोज कीजिए, अपना प्रपोजल रखिए। ठीक है, तो टेंडर जो है वो खुद में ऑफर नहीं होता, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। नाउ नेक्स्ट इज 42। A notice in the newspapers inviting tender is a proposal, an invitation to proposal, a promise, an invitation for negotiation। क्या आएगा? वही 41 जैसा सिमिलर जा रहा है कुछ ना कुछ, तो इसका आंसर तो समझ आ ही जाएगा। 42 का आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा बी, इन्विटेशन टू प्रपोजल। ठीक है, वर्ड थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया ऑफर की जगह इन्विटेशन टू ऑफर टर्म यूज हुई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन इन्होंने इन्विटेशन टू प्रपोजल लिख दिया, तो मतलब एक ही आ रहा है। ठीक है, मतलब एक ही आ रहा है। नाउ 43 में एक प्रॉब्लम है, इसे रीड करो प्रॉब्लम को। ए आस्क्ड बी, आई वॉन्ट टू परचेज योर बाइक, व्हाट विल बी द कॉस्ट? बी रिप्लाइड दैट कॉस्ट विल नॉट बी लेस देन ₹20,000। A was interested to purchase it for ₹20,000। ठीक है, Which one of the following statements is correct? पहले ये सिचुएशन आप पढ़ लो, अच्छे से समझ लो यहाँ पर हो क्या रहा है, फिर उसके बाद ऑप्शंस के साथ रिलेट करो, इसे ऑप्शंस के साथ रिलेट करो। ए ने बी को पूछा कि मैं तुम्हारा बाइक परचेज करना चाहता हूँ और इसका कॉस्ट क्या होगा। बी ने रिप्लाई किया कि इसका कॉस्ट 20,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, ए वॉज इंटरेस्टेड टू परचेज इट फॉर 20,000। Which of the following statements is correct? There was a proposal which was accepted. There was neither a proposal nor an acceptance. There was a proposal but no acceptance. There was a counter offer which was accepted. देखो यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है 43 का, सीधा सीधा सी बन रहा है। There was a proposal but no acceptance, क्योंकि देखो proposal आया एक साइड से कि एक बंदा बोल रहा है बाइक खरीदनी है, दूसरे बंदे ने क्या बोला कि ठीक है लेकिन 20,000 से कम नहीं।
उसके बाद ए ने फिर से इंटरेस्ट शो किया कि अच्छा ठीक है 20,000 खरीद में मेरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है, एक्सेप्टेंस यूज़ नहीं किया गया। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस पढ़ते हैं तो उसमें एक्सेप्टेंस बहुत क्लियर होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वेग है, अभी सिर्फ इंटरेस्ट शो हो रहा है, पूरी विलिंगनेस शो नहीं की है परचेजर ने कि आई एम ओके विद दिस अमाउंट 20,000 का, ठीक है। देयर इज स्कोप ऑफ नेगोशिएशन या फिर रिफ्यूज़ल, ठीक है, काउंटर ऑफर का भी यहाँ पर स्कोप है। तो यहाँ पर प्रपोजल तो आया, ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। A contract to repair B's house in a certain manner and receives payment in advance. A contracts to repair B's house in a certain manner and receives payment in advance. A repairs the house but not according to contract. अब इस केस में क्या होगा, सारे ऑप्शंस पढ़िए, 44th के सब ऑप्शंस पढ़िए। पहला कह रहा है बी इज नॉट एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम ए द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द रिपेयर conform to the contract. B is entitled to partly recover from A the cost of making the repair conform to the contract. B is entitled to recover from A the cost of making the repair conform to the contract. D none of these. क्या आंसर बनेगा इसका 44 का? क्या हो रहा है इस केस में कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाउस को रिपेयर करेंगे इन अ सर्टेन मैनर एंड रिसीव्स पेमेंट इन एडवांस। तो इसमें एडवांस पेमेंट चली गई हुई है। ए रिपेयर्स द हाउस बट नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ए ने हाउस तो रिपेयर कर दिए, पैसे भी एडवांस ले लिए, हाउस को रिपेयर भी किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जैसा उसे कहा गया, तो उस तरह से नहीं किया। इस केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द रिपेयर कंफॉर्म टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीच हो गई, वायलेट हो गई, तो इसलिए यहाँ पर बी के पास एंटाइटलमेंट है, जो उसने उसको एडवांस मनी दी हुई थी ए को, वो रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। A contracts to sell and deliver 50 mons of saltpeter to B, ये बुक में भी आपको आई गेस मिल जाएगा, saltpeter to B at a certain price to be paid on delivery. A breaks his promise. अब पढ़ो सारे के सारे ऑप्शंस, यहाँ पे 45 के सभी ऑप्शंस पढ़ो, अप्लाई करो, ठीक है, A B C तक पढ़ो, फिर हम आगे चलते हैं ऊपर। B is not entitled to receive from A by way of compensation the sum, if any, by which the contract price falls short of price for which B might have obtained 50 mons of saltpeter of like quantity at the time when the saltpeter ought to have been delivered. Then B आ जाता है, B is entitled to receive from A by way of compensation the sum, if any, by which the contract price does not fall short of the price from which B might have obtained 50 mons of saltpeter of like quality at the time when the saltpeter ought to have been delivered. C कह रहा है B is entitled to receive from A by way of compensation the sum, if any, by which contract price falls short of the price for which B might have obtained 50 mons of saltpeter of like quality at the time when the saltpeter ought to have been delivered. D कहता है none of these. Again 45 क्वेश्चन को रीड करो, थोड़ा लंबा है, ऑप्शंस भी थोड़े लंबे हैं, दोबारा से अच्छे से रीड करो, समझो इसे, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। A contracts to sell and deliver 50 mons of saltpeter to B at a certain price to be paid on delivery. A breaks his promise. A ने यहाँ पे अपना प्रॉमिस ही तोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या है, C ऑप्शन सूटेबल लग रहा है। B is entitled to receive from A by way of compensation the sum, if any, by which contract price falls short of the price for which B have obtained 50 mons of saltpeter of like quality at the time when the saltpeter ought to have been delivered. तो like quality के हिसाब से मतलब जो भी है नुकसान जितना हुआ होगा, ठीक है, जिसके साथ ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट का और जिस पर्सन ने प्रॉमिस तोड़ा वो कॉम्पनसेट करेगा
दूसरी विक्टिम पार्टी को, अग्रीव्ड पार्टी को अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट रेट के अकॉर्डिंग वो उसे कॉम्पनसेट करेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सूटेबल है 45th क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट इज 46th। A contracts to sell and deliver 500 bales of cotton to B on a fixed day. A knows nothing of B's mode of conducting his business. A breaks the promise and B, having no cotton, is obliged to close his mill. तो यहाँ पर बताइए क्या होगा 46 में क्या होगा। A is responsible to B for the loss caused to B by closing of the mill. A is not responsible to B for the loss caused to B by closing of the mill. Either A or B. D कहता है none of these. A contracts to sell, दोबारा देखो, A contracts to sell and deliver 500 bales of cotton to B on a fixed day. A knows nothing of B's mode of conducting his business. A breaks the promise and B, having no cotton, is obliged to close his mill. इस केस में क्या हुआ, A is not responsible to B for the loss caused to B by closing of his mill. क्या लगेगा इसमें ऑप्शन नंबर B। ए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए को नॉलेज नहीं थी कि बी का मोड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस क्या है, ठीक है। ए को नॉलेज नहीं है कि इसका मोड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस क्या है। जब इसको नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन है, वेग कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 500 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी ऑन अ फिक्स्ड डे, बस ये पता है, बस बाकी कंडक्टिंग बिजनेस, मोड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस क्या है वो नहीं पता। तो कंफ्यूजन आ रही है, यहाँ पर वेगनेस है, यहाँ पर डाउट है, अनक्लियर है जो भी है कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में क्या होगा, अगर लॉस सफ़र किया है बी ने तो ए विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। इसके रिगार्डिंग ये आपको एज इट इज़ इलस्ट्रेशन आपको बुक में भी मिल जाएगी, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग क्या रीजनिंग है वो प्रॉपरली प्रोविजंस भी आपको मिलेंगे। ये सेम एज इट इज़ ये आपको सॉल्ट पीटर वाली इलस्ट्रेशन भी बुक में मिल जाएगी और ये वाली भी 100 बेल्स ऑफ कॉटन वाली भी आपको मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज 47। A contracts to sell and deliver to B on the first day of January certain cloth which B intends to manufacture into caps of a particular kind for which there is no demand except at that season. The cloth is not delivered till after the appointed time and too late to be used that year in making the caps. तो इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा। 47 में ऑप्शंस देखिए। A ऑप्शन कह रहा है B is entitled to receive from A by way of compensation the difference between the contract price of the cloth and its market price at the time of delivery. B कह रहा है B is entitled to receive from A by way of compensation the difference between contract price of the cloth and the profits which he expected to obtain by making caps. C, B is entitled to receive from A by way of compensation the difference between the contract price of the cloth and the expenses which he has been put to in making preparation for the manufacture. D कह रहा है none of these. 47 का आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, B is entitled, A लग रहा है इसका आंसर, B is entitled to receive from A by way of compensation the difference between the contract price of the cloth and its market price at the time of delivery. देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो ब्रीच हुआ है ये टाइम ऑफ डिलीवरी का हुआ है। एक टाइम ऑफ डिलीवरी डिसाइडेड था क्योंकि जो भी कैप्स वगैरह बनानी थी वो सीजनल थी, उनकी सेल सीजन में ही होनी थी, ठीक है। डिलीवरी क्या हुआ, सीजन के बाद हुई, तो अब उनको सेल करने का तो फायदा ही नहीं है, तो लॉस हो गया बिजनेस में, ठीक है। तो जिस पार्टी ने, जिस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने टाइमली डिलीवर करना था उसने टाइमली डिलीवर नहीं किया, तो दैट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जिसने टाइमली डिलीवर नहीं किया उसकी लायबिलिटी बन जाएगी यहाँ पे अंडर ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, बी इज एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम ए by way of compensation the difference between the contract price of the cloth and its market price at the time of delivery. तो जो भी contract price होगा क्लोथ का, जो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पे जो प्राइस था क्लोथ का, एंड उसकी मार्केट प्राइस जो है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एज कॉम्पनसेशन मिलेगा अग्रीव्ड पार्टी को। ये एज इट इज सिचुएशन ये भी बुक में गिवन है, ठीक है, डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन बना हुआ है। 47 हो गया। 48 पे आइए। A contracts to supply B with a certain quantity of iron at a fixed price
being a higher price than that for which A could procure and deliver the iron, B wrongfully refuses to receive the iron. Similar लग रहा है पहले जैसा. 48, इसमें देखो ऑप्शंस. B must pay to A by way of compensation the sum of the contract price of the iron and the, वहाँ देखो, sum for which A could have obtained and delivered it. B option, B must pay to A by way of compensation the difference between the contract price of the iron and the sum for which A could have obtained and deliver it. ठीक है, तो 48 का आंसर क्या बन रहा है? बी. ऊपर वाले जैसा सेम लॉजिक यहाँ पर जो हमने अभी 47th क्वेश्चन पढ़ा उसके वाला सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन सीधा बन जाएगा बी. 49th क्वेश्चन देखो. A contracts to take in cargo for B at a foreign port. A's government afterwards declare war against the country in which the port is situated. A ऑप्शन देखो, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? The contract cannot become void when war is declared. B कह रहा है the contract becomes partly void when war is declared. C कह रहा है the contract becomes void when war is declared. D बोल रहा है none of these. तो what is the answer? यहाँ पर तो कॉमन सेंस प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है. सी आंसर बनेगा यहाँ पे. नेचुरली क्या होता है, जो भी जिस कंट्री के साथ वॉर है वो हमारा एनिमी नेशन होता है, तो उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट या ट्रेड रिलेशंस ऐसे नहीं रखते हैं. तो ऐसे फ्रेंडली रिलेशंस का पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट भी, तो ऐसे रिलेशन हम एनिमी नेशन के साथ नहीं रखते. ओके, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. A contracts with B for a fixed price to build a house for B within a stipulated time, B supplying the necessary timber. C guarantees A's performance of the contract, B omits to supply the timber. तो इसमें ऑप्शंस देखिए क्या बनेगा. A ऑप्शन है C is not discharged from his suretyship. C is partly discharged from his suretyship. C option, C is discharged from his suretyship. D is none of these. ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देखो. A contracts with B, यहाँ पर क्या हुआ है? B के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है A का फॉर अ फिक्स प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर B विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. एक टाइम फ्रेम के अंडर हाउस बनाना है. B सप्लाइंग नेसेसरी टिम्बर, तो जो टिम्बर है B सप्लाई कर देगा. C गारंटीज A's परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, C गारंटी करता है कि A अपना कॉन्ट्रैक्ट A के बिहाफ पे गारंटी देता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लेगा. B omits टू सप्लाई द टिम्बर. यहाँ पर क्या हुआ? C ने गारंटी दी थी A के फेवर में, ठीक है, A के बिहाफ पे, लेकिन यहाँ पर जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो किसकी तरफ से हुआ? B omits टू सप्लाई द टिम्बर. तो इस केस में क्या होगा? ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट है. C इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन्होंने श्योरिटी दी थी, जिसके लिए इन्होंने अपने आप को बाइंड किया था, तो उसमें क्या हुआ? अपोजिट पार्टी नहीं, जिसकी श्योरिटी इन्होंने नहीं दी थी, अपोजिट पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, कुछ गलत कर दिया. तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ? जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपने आप ही. ठीक है, तो दीज आर 50 क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 है DLO टेस्ट सीरीज का. ठीक है, दीज आर फर्स्ट 50 क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में आपसे डिस्कस करूंगी. तो आई होप दे ऑल आर क्लियर. कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. जो भी होगा, आपको कुछ अलग लगता है, कुछ डाउट लगता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच.